आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे कि फर्स्ट हमारा है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जब सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें डिज़ोल्व कर जाएगा, सॉल्युबल होएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। 100 ग्राम अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं, 100 ग्राम हमने क्या लिया, कोई सॉल्वेंट लिया, इस पे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना हम सल्यूट ऐड कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम सल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो इसका मतलब सल्यूशन हमारा क्या बनेगा, सैचुरेटेड सल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट किसकी, सल्यूट की, दैट कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करे टू गेट a saturated solution, to get a saturated solution at that temperature। ये हमारी डेफिनेशन किसकी होगी, सॉल्युबिलिटी की होगी। अब हमने पढ़ना है कौन कौन से फैक्टर्स इस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, सॉल्युबिलिटी को। लेकिन कौन से सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। इसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर किसकी, सल्यूट की एंड सॉल्वेंट की, कौन सा सल्यूट हमने लिया है और कौन सा हमने सॉल्वेंट लिया है। अब हमने एक बात पढ़ी हुई है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि अगर हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं, आयनिक का मतलब हमने कौन सा कंपाउंड लिया, पोलर कंपाउंड लिया। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, बिकॉज इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करेंगे। पोलर सॉल्वेंट जैसे कौन सा हो गया, वाटर, इसमें डिज़ोल्व करेगा, ना कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल है बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब है पोलर कंपाउंड्स जो है पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व करेंगे। जैसे कि बेंजीन, ईथर नॉन पोलर है, तो इसमें नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं जैसे कि यूरिया है, नेफ्थलीन है, ये इसमें डिज़ोल्व करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या ऐसा होता है कि जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड्स में ही डिज़ोल्व करते हैं। एक्सप्लेनेशन, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयंस के बीच में बने होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और इनके बीच में क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब इस आयनिक कंपाउंड को हमने ऐड किस में कर दिया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। जब हम वाटर में डालेंगे तो इनके बीच की ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इसके अलग अलग हो जाएंगे तो जो वाटर है, वाटर में हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये इसका पार्शियल पॉजिटिव पार्ट होता है और ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्ट होता है। तो जब वाटर में आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में सेपरेट हो गया, इनके बीच की ये जो फोर्स है ये ब्रेक करेगी, तो पॉजिटिव पार्ट को वाटर का नेगेटिव पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा
और नेगेटिव आयन को वाटर का पॉजिटिव पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो जब अपनी तरफ इसको ये खींचेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें फ्री आयंस इन सोल्यूशन में जो थे उन क्या हो गए, हमारे हाइड्रेटेड हो गए। और सब्सटेंस कब डिज़ोल्व करेगा, कब हम कहेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड इसमें सॉल्युबल है, जब हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, कंपाउंड जिससे बना हुआ उसका नाम लैटिस एनर्जी है। अब हाइड्रेशन वाली ये इधर खींचने वाली ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इसको बांध के रखने वाली वीक होगी, तो ये इधर जाएगा। तो जब हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड फैक्टर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे। ज़्यादातर कंपाउंड्स जो होते हैं अगर उनमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, टेम्परेचर को क्या किया जाए, इंक्रीज़ अगर किया जाए, जैसे कि NaCl, KCl, NaNO3, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जब सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ये सोल्यूशन बना रहे हैं, इन सॉल्ट्स का सोल्यूशन जब बनता है तो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। तो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है एंडोथर्मिक साइड की तरफ। किस तरफ शिफ्ट करता है, एंडोथर्मिक की तरफ। और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडो मतलब किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर गया, एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जब एंडो की तरफ शिफ्ट करेगा तो उस पर सॉल्युबिलिटी हमारी क्या कर जाती है, कंपाउंड की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सोल्यूशन बन गया तो ज़्यादा डिजोल्व करेगा, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जैसे कि सिरिक सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस जब होता है, जब सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन बनता है, तो इस केस में प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ये एंडो मतलब पीछे बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाता है और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमारा हो गया सेकेंड फैक्टर। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये हमारा कंप्लीट है सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं गैसेस इन लिक्विड्स, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ डेफिनेशन सेम नहीं रहेगी। जब हमने पहले सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, जितना मैक्सिमम सल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाए वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। लेकिन अब इस केस में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है हमारी कि गैस इन लिक्विड केस में मैक्सिमम वॉल्यूम गैस का किस में लेना, हमने सीसी में डिसॉल्व करे इन 1 cc ऑफ लिक्विड। यहाँ याद रखना है कि हमने कितना सॉल्वेंट लेना है, यहाँ पे 1 cc लेना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम कितनी गैस का वॉल्यूम 1 cc लिक्विड में डिसॉल्व कर सकता है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन,
एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जिस पे हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब इसमें भी फैक्टर्स आते हैं हमारे, कौन कौन से फैक्टर्स इस सॉल्युबिलिटी को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहले फैक्टर हमारा आता है नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस हमने ली है, एंड सॉल्वेंट, और कौन सा हमने लिक्विड लिया है। कुछ गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ली हमने, नाइट्रोजन एक्सेट्रा ली, ये वाटर में बहुत कम डिसॉल्व करते हैं, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या अमोनिया गैस हो, ये वाटर में डिसॉल्व क्या करते हैं, ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेते हैं, ये गैसेस वाटर में तो ये लेस डिसॉल्व करते हैं, लेकिन इथाइल अल्कोहल में ये मोर सॉल्युबल है। तो इसका मतलब कौन सी हम गैस ले रहे हैं, कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्युबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। इन गैसेस में अगर वाटर लेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अगर इथाइल अल्कोहल लेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गैसेस के केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से हमेशा गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है, बिकॉज जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस हमेशा एंडो की तरफ जाएगा, मतलब पीछे की तरफ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम एक लॉ यहाँ पे पढ़ेंगे, इस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ, और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग गैस कितनी डिसॉल्व करेगी, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे गैस पे, उतना ज़्यादा गैस जो है वो डिसॉल्व करेगी लिक्विड में। लेकिन अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की टर्म में सॉल्युबिलिटी लें तो मोल फ्रैक्शन में आएगा x, x इज प्रोपोर्शनल टू p आएगा। सेम हमारा लॉ है, चाहे हम इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख लें, चाहे इसको मास ऑफ गैस की टर्म में लिख लें। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा KH। इस कांस्टेंट को कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। और यहाँ पे हमने KH की यूनिट क्या लिखनी है, KH की यूनिट एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, बार भी हो सकती है, पर एटमॉस्फेयर या पर बार भी हो सकता है। कैसे, यहाँ ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा K इज इक्वल टू KH इंटू P, लेकिन मैं ये भी लिख सकती हूँ कि P इक्वल टू KH इंटू X। अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो P और KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, तो KH की क्या होएगी, पर एटमॉस्फेयर, या हम क्या लेंगे, पर बार। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर एंड KH आर प्रोपोर्शनल, तो यहाँ KH की यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर या बार। तो न्यूमेरिकल में हमने ध्यान से देख के KH की यूनिट को लिखना है, या KH अगर गिवन है तो उसकी यूनिट को देख के हमने फॉर्मूले को यूज़ करना है। नेक्स्ट, वैल्यूज़ ऑफ KH किस पे डिपेंड करती है, KH की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर 1 नेचर ऑफ गैस पे। हर गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होएगी, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, हर टेम्परेचर पे भी ये डिफरेंट होएगी। तो न्यूमेरिकल्स में KH की वैल्यू गिवन होती है हर गैस के लिए, क्योंकि ये अलग अलग है, हर टेम्परेचर पे ये अलग अलग है, तो ये वैल्यू गिवन होगी। नॉर्मली KH हम कहते हैं इंक्रीज करता है
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ जाती है। और थर्ड, जितना KH ज़्यादा होएगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होएगी, जितनी KH की वैल्यू ज़्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हुआ हमारा हेनरीज लॉ। अब हमने पढ़ना है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज़ में आता है हेनरीज लॉ। कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनमें कौन सी गैस फिल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कैसे फिल की जाती है, प्रेशर अप्लाई करके। जितना हम प्रेशर गैस के ऊपर ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा गैस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में या इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस में ज़्यादा डिजॉल्व करेगी। तो हाई इज़ द प्रेशर, मोर इज़ द गैस सॉल्युबल इन द लिक्विड। नेक्स्ट है इन द डीप सी डाइविंग, जो डाइवर्स होते हैं जो सी में नीचे जाते हैं, हमें पता जितना हम नीचे जाएंगे वाटर में उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो गैस डिजॉल्व होती है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है। जितना प्रेशर ज़्यादा है उतनी गैस डिजॉल्व क्या करती है, ज़्यादा करती है। तो जो डाइवर्स नीचे जाते हैं, सी में जाते हैं, अब उनमें क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर, ये क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई। क्योंकि जितना ये नीचे जाएंगे उतनी गैसेस जो हैं उनके ब्लड में डिजॉल्व क्या करेंगी, ज़्यादा, बिकॉज प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा। अगर ज़्यादा गैस डिजॉल्व करेगी ब्लड में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा अगर डिजॉल्व करके, तो बिकॉज प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो नाइट्रोजन तो कहाँ पे रहेगी, ब्लड में रहेगी, और ऑक्सीजन को तो बॉडी क्या करेगी, यूज़ कर लेगी। ये क्या कर लेगी, बॉडी को यूज बाय बॉडी। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन यहाँ पे है तो जैसे ये डाइवर्स ऊपर सरफेस की तरफ आने लगेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम होएगा तो क्या होएगा, सॉल्युबिलिटी भी कम होएगी। तो पहले गैस ज़्यादा डिजॉल्व की थी, जैसे पर्सन सरफेस पे आने लगा तो ये ज़्यादा गैस जो डिजॉल्व हुई है वो बाहर आने लगेगी। एकदम जल्दी से जब गैस बाहर की तरफ आती है तो उससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ये नर्व इम्पल्सेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। और इस डिजीज़ का नाम होता है बेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते जो है डाइवर जो है वो क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्चुअल में डाइवर्स जो होते हैं, जो एयर सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो लेके जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, कम, और उसकी जगह पे क्या फिल कर दी जाती है, हीलियम गैस फिल कर दी जाती है जो कि इनर्ट होती है। इस तरीके से डाइवर्स जो होते हैं बेंड या डीकम्प्रेशन सिकनेस से बच जाते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इसकी आती है क्लाइंबर्स, जो हिली एरियाज़ में क्लाइंबर्स होते हैं या लोग जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया तो लेस गैस मिलेगी ब्रीथ करने के लिए, तो ब्लड में हमारे ऑक्सीजन क्या होएगी, कम होएगी, बिकॉज ऑफ विच द पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स या क्लाइंबर्स जो होते हैं वो वीक फील करते हैं। और इस डिजीज़ का नाम क्या है, अनॉक्सिया। तो अनॉक्सिया जो है उससे सफ़र करते हैं ज़्यादातर लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, बिकॉज प्रेशर कम होने से उनको कम ऑक्सीजन मिलती है ब्रीदिंग के लिए। लेकिन जब सी में जाते हैं पर्सन तो उनको ज़्यादा गैस मिल रही है, ज़्यादा गैस मिलने में ज़्यादा डिजॉल्व करेगी ब्लड में, तो जैसे जैसे वो सरफेस पे वापस आता है ऊपर तो प्रेशर कम होगा, वो ज़्यादा डिजॉल्व गैस जो है जब बॉडी से बाहर निकलेगी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकती है वो, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ नोन एज बेंट या डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं डाइवर्स, उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट को कम कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मेनली नाइट्रोजन की वजह से होती है। और वो नाइट्रोजन की जगह पे कौन सी गैस फिल कर दी जाती है, हीलियम, जो कि इनर्ट होती है। ये हमारा हो गया हेनरीज लॉ।